देखिए, आज देश हित में हम आपसे एक संवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हम रोज़ आपको आंकड़े बताते हैं, रोज़ हम बताते हैं कितने लोगों की मौत हुई है। आज एक संवाद करने का समय है। आपको पता है कि 137 करोड़ 138 करोड़ की आबादी, पूरा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी और बहुत कड़ी लड़ाई लड़ रहा है कोरोना से। भारत को जीतना है किसी भी कीमत पर। हमको कोरोना को हराना है, और जैसे हमने पहली लहर को हराया, दूसरी वेव को हम हराएंगे। इंडिया जीतेगा, कोरोना हारेगा। यही प्रण लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा अफसोस तो होता होगा कि हमारे बीच के कुछ लोगों की वजह से ये लड़ाई कमज़ोर होती जा रही है। मतलब आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं, घरों में बैठे हैं, काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, डबल मास्क पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही और कुछ लोगों की वजह से आपकी हमारी देश की लड़ाई कोरोना के खिलाफ कमज़ोर हो रही है। देश के कुछ लोग इतनी गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं जिसका अंजाम पूरा भारतवर्ष भुगत रहा है। कई बार ऐसा हुआ, हम त्योहार आया तो हम कोरोना भूल गए। दीपावली का सीज़न हो, जमकर खरीदारी। इस साल होली का त्यौहार, तब जो है फिर उसमें लापरवाही। कुंभ का पर्व, वहाँ पर कोरोना के केस, लोगों की गैर जिम्मेदारी दिखी। देखिए, कोरोना कहाँ से कहाँ फैल गया, आप सोचिए ना। हमें गलतियों से ना सीख लेनी पड़ेगी, सीख लेनी चाहिए। लेकिन बार बार अगर गलती दोहराई जाए तो वो गलती नहीं होती है, वो गुनाह हो जाता है। बार बार की गलती तो गलती से होती है ना, एक बार हो गई, बार बार आप रिपीट करेंगे तो गुनाह हो गया ना। अब देखिए, ईद का चांद दिख गया, कल ईद होगी, और आपको शायद यकीन ना हो, खुशी के इस मौके से पहले की तस्वीर देखकर रूह कांप रही है। वाकई देश भर के बाजारों में जिस तरह लोग खरीदारी के लिए उमड़े हैं, रेलम पेल मची है। भूल गए कोरोना खत्म हो गया, जैसे था ही नहीं कोरोना, है ही नहीं कोरोना, खत्म हो गया कोरोना। धर्म का चश्मा नहीं लगाता कोरोना। सबसे सेकुलर वायरस है कोरोना, किसी को नहीं छोड़ेगा, ना हिंदू ना मुसलमान, किसी को नहीं। सेकुलर वायरस है। गली कूचों में रेलम पेल मची हुई है, खरीदारी के लिए लोग उमड़े हुए हैं, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे तो ईद की खरीदारी हो रही है। अब आप सोचिए ना, कल तो ईद मना लेंगे, सेवैयां भी बांट लेंगे, मुमकिन है 2 गज की दूरी का नियम तोड़कर गले भी मिलते चलेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये सोचा आपने? कोरोना का ग्राफ अगर बेकाबू हो गया तो क्या होगा? नहीं सोचा। सोचते तो बाजारों में, सड़कें, गली कूचों में ये धावा थोड़ी ना बोल देते। हम अपील करते हैं कि अब भी मान जाइए, घरों में रहिए, खुशियां मनाइए, बधाइयां दीजिए, लेकिन जिंदगी रहेगी तभी तो ईद बनेगी। अगले साल भी तो ईद मनानी है। ये जान हथेली पर लेकर खुद मौत को ललकारने की नई तस्वीरें हैं। ये कोरोना पर देश को हराने की सीरीज का नया त्योहार है। जब कोरोना काल में सावधानी ही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है, तब हैदराबाद में अपनी और दूसरों की जान दांव पर लगाकर ये भीड़ ईद की खरीदारी पर निकली है। सोच से संक्रमित ये लोग कैसे भूल गए कि इस वक्त देश में महामारी से कैसे हाहाकार मचा है। 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की दुश्मन ये भीड़ कैसे भूल गई कि ये ईद नहीं, संक्रमण की शॉपिंग हो सकती है। जबकि धर्मगुरु समझा रहे हैं, घरों में रहकर त्योहार मनाएं। इस वबा से लड़ने के लिए हमारी हुकूमतें, रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत और तमाम डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। लिहाजा हम आवाम को ये चाहिए कि हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का साथ दें और इस वबा से लड़ने के लिए उनके साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के। इसका मतलब ये है कि आप घरों में रहें, महफूज रहें। लेकिन धर्म गुरुओं की नसीहत पर संक्रमण की शॉपिंग करने वाली भीड़ की जिद भारी है। ये मुंबई का भिंडी बाजार है, जहां इस भीड़ का कोरोना के वायरस को खुला न्योता भी है और दूसरे लोगों के लिए संक्रमण का खतरा भी। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। यूपी के फिरोजाबाद में भी भीड़ की डरावनी तस्वीर दिखी और चंदौली समेत कई शहरों में भी। यूपी में लॉकडाउन के वक्त सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जरूरी चीजों की खरीद की छूट है, और इस छूट में संक्रमण की कैसी लूट मची, ये उसी की तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की तस्वीरें देखनी चाहिए, जहां दुकानदारों को फिक्र इस बात की है कि भीड़ कम क्यों है। ईद के लिए ये बिजनेस आता है, तो इस वक्त कोरोना का जो इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले हम लोग का बिजनेस में बहुत अच्छा बिक्री होता था, क्राउड होता था, कस्टमर आता था, सेलिंग अच्छा होता था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से पूरा मतलब सेलिंग रुका हुआ है। इस साल तो कोरोना का वजह से आदमी उतना नहीं है,
सबका दुकान में माल पड़ा हुआ है, बिकी नहीं है। यानी इस देश ने ना तो चुनावों से सबक लिया, ना कुंभ से और ना त्योहारों की भीड़ से। कोरोना के वक्त में राजनीति और धर्म ने मिलकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देश में होली और चुनाव से पहले 1 मार्च 2021 को कोरोना संक्रमण के 12,286 नए केस मिले। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का चुनाव और 29 मार्च को होली थी। रैलियों और खरीदारी के लिए भीड़ निकली और नतीजा ये कि 1 अप्रैल को कोरोना के 81,466 नए केस मिले। 1 अप्रैल से ही कुंभ शुरू हुआ। चुनावी रैलियां भी चलती रहीं और 1 महीने में 30 अप्रैल को देश में कोरोना के नए केस मिले 3,86,555। चुनाव और कुंभ खत्म हुए तो अब देश में कोरोना संक्रमण बढ़ाने की जिम्मेदारी ईद की भीड़ ने ले ली। अस्पतालों में जगह नहीं है, मगर ईद की इस भीड़ को कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन की कमी से देश की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन इस भीड़ को कोई मतलब नहीं। इसीलिए जरूरी है कि पूरे देश में सख्त लॉकडाउन हो, जैसे इस वक्त श्रीनगर में है। ईद के मौके पर बाजार सुनसान है, लोग घरों में हैं, क्योंकि पुलिस घर से बिना जरूरत निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। वबा ऐसी है कोरोना कि ये उन्हीं लोगों को सबसे पहले निकलेगी जो इसमें लापरवाही बरतेंगे। हमारी कोशिश है, हम मिलके ये लड़ाई हमें लड़नी है सबको। आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट नेसेसिटी में ही घर से बाहर आएँ और इसमें हम आपका पूरा साथ देंगे। आज भी देश में 3,48,000 कोरोना संक्रमण के नए केस मिले हैं। लॉकडाउन की वजह से कोरोना की जो रफ्तार धीमी पड़ी है, आशंका है कि ईद की ये भीड़ फिर तेज कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता संक्रमण फैलाना। अब आपको देशहित में ध्यान देना चाहिए कि धर्म और राजनीति की भीड़ ने मिलकर कैसे भारत का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की। आंकड़ों के जरिए हम आपको बताएंगे और साबित करेंगे। देखिए, भारत में होली से पहले 28 मार्च को 1,19,71,624 केस थे। नोट कर लीजिए, फैक्ट्स के साथ बताएंगे आपको। 28 मार्च भारत में होली से पहले देश में 1,19,71,624 केस हैं। होली के एक दिन बाद 30 मार्च को कोरोना संक्रमण के 1,24,231 नए केस मिले। 1,24,231 नए केस मिले। कुंभ की बात करिए, कुंभ की शुरुआत से पहले कोरोना संक्रमितों की संख्या थी 1,21,49,335। असर देखिएगा, 1,21,49,335। 30 अप्रैल को जब कुंभ की समाप्ति हुई, भारत में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 1,87,62,976। यानी कि कुंभ की शुरुआत और समाप्ति के बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या 66,13,641 बढ़ गई। 26 फरवरी को जब देश में 5 राज्यों में चुनाव की डेटशीट का ऐलान हुआ ना, तो भारत में कुल मरीजों की संख्या थी 1,10,63,491। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, चुनाव की डेटशीट आई, तो केसेस थे 1,10,63,491। 2 मई को नतीजे आए तो कोरोना के भी नतीजे आ गए। भारत में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 84,93,966 बढ़ गई और देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई 1,95,57,457। 1,95,57,457। ये चुनावों की डेटशीट। जब चुनावों के नतीजे आए तो कोरोना के भी नतीजे आए। सोचिए ना, धर्म और राजनीति की भीड़ ने देश को किस तरह से कोरोना संक्रमण की ओर ढकेल दिया। ऐसा नहीं है कि चेताया नहीं गया था, ये सब पता होते सोते हुआ। और अब बात कोरोना से लड़ाई की। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है। जी हाँ, कोरोना जैसी महामारी के वक्त में इनकी भूमिका, नर्सेज की भूमिका और कुर्बानी की गवाह पूरी दुनिया है। हम भी आपको इनकी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले एक सलामी तो इन्हें बनती है।
करुणा इनकी आत्मा है, सेवा इनका संकल्प, समर्पण इनका मंत्र है, त्याग इनका प्राण। ये योद्धा हैं, बलिदानी हैं, साधक भी हैं, सेवक भी। कोरोना के वॉरियर हैं, ये इंसानियत के रक्षक हैं। आओ इन्हें सलाम करें। बहुत बड़ा कर्ज है, नर्स का कर्ज बहुत बड़ा है हिंदुस्तान पर। नर्सेज डे है ना आज, यानी कि किसी भी हेल्थ सिस्टम की वो रीढ़ है नर्सेज, जो मजबूत ना हो तो व्यवस्था जो है सिस्टम बैठ जाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती है। डॉक्टर्स तो देखिए मर्ज पहचानते हैं, इलाज लिखते हैं, चले जाते हैं। सेवा कौन करती है? नर्सेज। हर बीमारी और हालात से शुरू होती है एक नई जंग, एक लड़ाई, जिन्हें फतेह करने की जिम्मेदारी नर्सेज पर होती है, मुकाम तक पहुंचाती है नर्सेज। इंटरनेशनल नर्सेज डे पर ज़रा इनकी ज़िंदगी के कुछ लम्हे जीकर देखिए, एहसास हो जाएगा इनकी कुर्बानी का। और फिर पूछेंगे आपसे सवाल, एक नर्स का कर्ज कैसे चुकाएगा हिंदुस्तान? जरा कोई पूछ कर तो देखे, ये भी इंसान है, इनकी भी परेशानियां हैं, इनकी भी चुनौतियां हैं, इनकी भी हसरतें हैं, बच्चे हैं, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। आज का टाइम हमारा पैंडेमिक का चल रहा है, उसमें नर्सिस ने वॉरियर के रूप में जो अपना योगदान दिया है। नर्सेज जो है वो एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है, जो हमारा हेल्थ सर्विसेज है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। कोरोना जैसी महामारी के काल में इन नर्सों की जिंदगी के कुछ लम्हे आप महसूस कर सकते हैं, जिसे जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ ने आपके लिए समेटा है। पूजा ने खुद वो पीपीई किट पहनी, मास्क, ग्लव्स और हेड शील्ड लगाई और कोविड वार्ड में पहुंची, जहां ऐसी वेशभूषा में नर्सेस काम में जुटी थी। नर्सेज डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे के तौर पर नर्सेज डे डेडिकेट किया गया था, लेकिन आज नर्सेज को हम जिस यूनिफॉर्म में, जिस ड्यूटी में देखते हैं, उसमें यह समझ में आता है कि वाकई नर्सेज देवदूत से कम नहीं होती। डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, लेकिन उससे कम ये नर्सेज की भी ड्यूटी नहीं होती है। आप अपना नाम बताइए। अंजलि। अंजलि, ये बताइए कि जो लोग वी न्यूज़ पर अभी आपको देख रहे हैं, कितनी उम्र है आपकी और इस ड्यूटी में आप कब से लगी हैं? मैं 23 ईयर्स की हूँ एंड MBLK में लगभग 2.5 साल से काम कर रही हूँ। और कोविड में जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से ही हम कोविड में काम कर रहे हैं, बिकॉज हमें अपने नेशन को सर्व करना है, पेशेंट्स का केयर करना है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ड्यूटी में बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, बट स्टिल हमें पेशेंट्स की केयर करनी ही पड़ती है, बिकॉज हमें ही इस टाइम में अपने पेशेंट्स को देखना पड़ेगा। नो वन एल्स इज़ देयर कि कोई और हेल्प कर सके। कब से घर नहीं गई हैं? पास्ट 6 मंथ से मैं घर नहीं गई हूँ, बिकॉज बैक टू बैक हमारा ड्यूटीज़ होता है एंड ये पैंडमिक चल रहा है, तो वी आर ट्राइंग कि हम कम से कम छुट्टी लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करें पेशेंट्स को। जिस उम्र में ढंग से कॉलेज नहीं खत्म होता, ये वीरांगनाएं मानवता की सेवा में खुद को झोंक पड़ी हैं, एक एक जिंदगी बचाने में जुटी हैं। लाइफ सेवर क्यों कहा जाता है नर्सेज को, वो आपको आज समझ में आएगा। यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ये जस्ट पीपीई किट में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है। इस पीपीई किट में सांस नहीं आती है घंटों घंटों, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लगातार काम चलता रहता है। कितने घंटे पहननी पड़ती है ये आपको? हमारी आई एम डॉक्टर मोनिका लंगे, हमारी जो है 6 आवर्स की ड्यूटी डिवाइड की है, तो 6 घंटे सबको पहनना पड़ता है रेगुलर विद नर्सिंग स्टाफ, हमारे जो वीडियो स्टाफ। 6 से 8 घंटे इसको पहन के रखना, लोगों को ज़रा बताइए कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जब से मैंने पहना ऐसे डिहाइड्रेशन फील होता है। हम लोगों के बीच में लेमन वाटर भी आता है ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे, और उतनी देर पानी पीने भी नहीं जा सकते जब तक हमारे शिफ्ट आवर्स पूरे नहीं होंगे। बिना खाए पिए 8-8 घंटे की ड्यूटी, फिर भी मरीजों की सेवा में चौकस हैं। 23 साल की महिमा बताती हैं कि उन्हें मरीजों की सेवा करना अच्छा लगता है, लेकिन कोविड ड्यूटी के खतरों की वजह से वो अपने पिता तक से नहीं मिल पाती। अगर हम पापा के पास जाएंगे, अगर हम अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे यहाँ से काम करने के बाद, तो उन्हें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनकी खुशी के लिए हमें अपनी खुशी थोड़ी सी माननी पड़ती है।
और इतनी सी उम्र में मानवता की सेवा के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी आसान नहीं होती। यूपी के रहने वाले और दिल्ली में ड्यूटी करने वाले अजहरुद्दीन कहते हैं कि घर वाले उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सीखा है ड्यूटी फर्स्ट। घर वालों ने कभी कहा नहीं कि कुछ और कर लो? मैम, घर वाले तो बोलते ही हैं, सबके बोलते हैं कि घर आजा बेटे, जॉब तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अब ऐसे छोड़ भी नहीं सकते ना इस हालात में, क्योंकि जो ड्यूटी फर्स्ट है। शारीरिक मेहनत से जरा भी कम मानसिक मशक्कत नहीं करती ये नर्सें। कभी मरीजों की नाराजगी, कभी परिजनों का गुस्सा, लेकिन ये हर हालात का सामना करते हैं। हर पर्सन अपनी सिचुएशन में परेशान है, तो हमें एटलीस्ट एक बार सामने वाले की सिचुएशन ज़रूर समझनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इतने मुश्किल हालात में भी नर्सेज का यही संदेश है कि पेशेंट्स की, उनके घर वालों की, तीमारदारों की शिकायतें सर माथे पर, उनका काम है ड्यूटी किए जाना, लोगों की सेवा किए जाना और अपनी ड्यूटी को 24 घंटे 7 दिन इसी तरह से परफॉर्म करना, क्योंकि इस वक्त देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत, किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरत इसी हेल्थ केयर स्टाफ की है, इन्हीं नर्सेज की है। तो आज डी न्यूज़ के ज़रिए हम इस वार्ड में खड़े होकर इन्हें सल्यूट करते हैं। कोरोना से लड़ाई में नर्सों का ये संघर्ष दिल्ली ही नहीं, देश के कोने कोने में जारी है। दिल्ली के अस्पतालों में तो फिर भी एयर कंडीशनर होते हैं, दूर दराज के अस्पतालों में तो बड़ी परेशानी है। पीपीई किट पहनने के बाद कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? पीपीई किट पहनने के बाद तो वो तो सोचना भी इतना मुश्किल होता है कि अपन कितना उसको पहनने का इतना गर्म फील होता है, पसीने से हम लोग बिल्कुल डूब जाते हैं, इतना डिहाइड्रेट होते हैं कि अगले दिन उठने का भी हमारा मन नहीं होता। लेकिन जब हम याद करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार मरीजों को हमारी ज़रूरत है और हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो हम यहाँ ज़रूर आते हैं अपनी सेवाएं देने। लगभग 1.5 साल हो गया मैं अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाई। इसी बीच में कोविड पॉजिटिव भी आ गई और मेरे घर वालों को बहुत चिंता भी थी, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अभी हमारी 30% जो नर्सेज हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं और सिस्टर्स भी पॉजिटिव है, नर्सेज भी। और हमारे यहाँ पर बहुत शॉर्टेज है नर्सेज की अभी, तो नर्सेज की शॉर्टेज है, तो हमारी नाइट भी बहुत जल्दी आ रही है। भोपाल के अस्पताल में इन नर्सों की बात सुनकर आपको इनकी परेशानियों का कुछ अंदाजा हुआ होगा, क्योंकि कोविड मरीज का इलाज करते करते ये नर्सेज भी कोविड की शिकार हो रही हैं। सेवा के मामले में सबसे आगे नर्सेज रहती हैं। पॉजिटिव होने से हमारे जज्बे ख़त्म नहीं हुए हैं, रुके नहीं हैं। जितने भी पेशेंट आएंगे, जितना भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे। पॉजिटिव होने के बाद भी करेंगे और नेगेटिव होने के बाद भी करेंगे। डर तो अब निकाल ही दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इतना क्रूशल पीरियड गया तब हम नहीं डरे, अब तो डरना ही एक हमारे लिए, ये भी एक फन ही बन गया हमारे लिए। आप अगर यहाँ तन मन धन से अपनी सेवा पेशेंट्स की करेंगे, आपके लिए वही मंदिर है, वही गुरुद्वारा है। तो हमसे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं और करेंगे। कोरोना काल में वैसे तो देश का हर तबका किसी न किसी तरह का संघर्ष कर रहा है, लेकिन ऐसे हालात में नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स का योगदान और बलिदान ना तो देश कभी भूल सकता है और ना इंसानियत को कभी भूलना चाहिए। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से लड़ना इतना आसान नहीं है, बीमारी नई है, जानकारियां कम है, दुनिया भर में रोज शोध हो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं पता चल रहा है, कहीं कुछ खुलासा हो रहा है। अब भारत में काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSI का IR का भी एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। करीब 10,000 लोगों के नमूनों पर शोध हुआ तो पता चला कि कुछ खास ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना ज्यादा हो रहा है, कुछ खास ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना ज्यादा हो रहा है, कुछ खास खान पान वालों को भी ज्यादा खतरा है। मसलन ब्लड ग्रुप AB और B ग्रुप वालों को कोरोना का ज्यादा खतरा है। वैसे ही मांसाहारी लोगों को कोरोना ज्यादा भारी पड़ रहा है। क्या आपका खान पान कोरोना को दावत देता है? क्या आपके प्लेट में मटन चिकन देख कोरोना दौड़ा चला आता है? क्या वेजिटेरियन लोगों की इम्यूनिटी के आगे कोरोना जल्द हथियार डाल देता है? क्या O ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना का संक्रमण कम होता है? क्या AB और B ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना से ज्यादा सावधान होना चाहिए? ये तमाम सवालों पर हो रही चर्चा इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि कोरोना के खतरे को लेकर तमाम तरह के शोध कर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने एक शोध पत्र जारी किया है। इस रिसर्च पेपर में जिक्र किया गया है कि AB और B ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना के संक्रमण का ज्यादा खतरा देखा गया है, जबकि कोरोना संक्रमित लोगों में O ब्लड ग्रुप वालों की तादाद सबसे कम पाई गई है। इसके अलावा मांसाहारी लोगों में शाकाहारी लोगों के मुकाबले संक्रमण का खतरा ज्यादा पाया गया है।
इसकी वजह मानी जा रही है कि मांसाहारी लोगों के मुकाबले शाकाहारी लोगों के खाने पीने में हाई फाइबर कंटेंट शामिल होता है और इस कारण इम्यून रिस्पांस में फर्क दिखता है। शाकाहार में शामिल फाइबर रिच डाइट खुद ही एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जिसके कारण संक्रमण के बाद या तो संक्रमण बढ़ नहीं पाता या गंभीर नहीं हो पाता। तो वेजिटेरियन फूड की अगर हम बात करें तो इसमें फाइबर ज्यादा होता है और इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से ये इम्यूनिटी को बेहतर करता है, जिसकी वजह से माना गया है कि वेजिटेरियन लोगों में कोरोना वायरस का खतरा कम होता है और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस कम होती है। कुछ जानकारों का मानना है कि इस रिसर्च रिपोर्ट के आधार की गहन पड़ताल अभी बाकी है, जबकि CSIR के शोध पत्र से पता चलता है कि देश भर के अलग अलग इलाकों में ये सीरो पॉजिटिविटी सर्वे किया गया था, जिसमें 10,000 मरीजों के नमूने शामिल किए गए थे और इनसे निकले नतीजों की तफ्तीश 140 डॉक्टरों ने की है। हालांकि CSIR का कहना है कि ये शोध और इसका विस्तृत अध्ययन अभी जारी है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और साथ ही आपको ये भी बताना जरूरी है कि इस कोविड ने कई महान शख्सियतों को हमसे छीन लिया। डॉक्टर N. रत्नाश्री हमारे बीच नहीं रही। दिल्ली के नेहरू तारामंडल की डायरेक्टर रहीं। रत्नाश्री के निधन से देश को बड़ा नुकसान पहुंचा। सादा जीवन और शानदार शख्सियत की धनी डॉक्टर रत्नाश्री ने खगोल की दुनिया में न सिर्फ बच्चों की रुचि बढ़ाई बल्कि कई भ्रांतियों को भी सुलझाने की भरपूर कोशिश करती रही। आउटर रिंग सूरज का दिखता रहेगा, तो जब ये तो इसलिए आपको छल्लाकार सूरज मैक्सिमम में नजर आएगा। तो सूरज और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ, सूरज को सीधी तरह से कभी नहीं देखना, कभी भी नहीं। अभी की बात नहीं है, ग्रहण के समय की बात नहीं है, कभी भी नहीं देखना है, आंख जाएगी। तो एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ बमबारी है, जैसा कि आपने देखा। लेकिन हमें महामारी से कैसे निपटना है, इसकी चिंता ज्यादा होनी चाहिए। इस वक्त देश की सबसे बड़ी चिंता कोरोना संक्रमण और इसकी आने वाली तीसरी लहर है। तीसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को हो सकता है और इस खतरे के बीच एक खुशखबरी आई है कि जल्द ही 2 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। इसके लिए एक्सपर्ट पैनल ने वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की सिफारिश की है। ट्रायल सफल रहा तो 4 से 5 महीने में बच्चों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो सकती है। कनाडा में 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है। अल्बर्टा में वैक्सीन सेंटर पर एक 13 साल के लड़के को वैक्सीन दी गई। Getting a vaccine to protect the rest of your people in your community, and it's just like I know after I get my vaccine, I know that I'm protecting the people who are around me every day. कोरोना महामारी का खतरा देखते हुए अमेरिका भी 12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का इमरजेंसी अप्रूवल दे चुका है। अब सवाल यह है कि भारत में बच्चों को महामारी के खिलाफ वैक्सीन का सुरक्षा कवच कब मिलेगा। भारत में कुल आबादी का करीब 30% हिस्सा 18 साल से कम उम्र के बच्चों का है, जबकि 11 से 17 साल की उम्र के बच्चों की आबादी 17.5 करोड़ है। क्या वैक्सीन देने से एडिशनल बेनिफिट होने वाला है? अगर होने वाला है तो जरूर देना चाहिए। इसको हमें कंसीडर करते हुए, सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बच्चों को हमें देना चाहिए। हो सकता है जो थोड़ा सा भी अगर हार्म है तो वह जो है बेनिफिट से ज्यादा नुकसान हो। इन सब पहलुओं को हमें देखना चाहिए, इसको कायदे से मॉनिटर करना चाहिए। डॉक्टरों का अनुमान है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा इसी उम्र के बच्चों पर होगा, यानी 17.5 करोड़ बच्चे संक्रमण के निशाने पर होंगे। इसीलिए इन्हें वैक्सीन लगानी जरूरी है और इसी खतरे को देखते हुए केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने बच्चों को वैक्सीन ट्रायल की मंजूरी दे दी है। ट्रायल सफल रहा तो 4 से 5 महीने में 2 से 17 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन मिलने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.